2,80,000 करोड़ का एसेट्स मैनेज कर रही है। मैंने मेरे इनपुट्स डाले और उसमें सबमिट दबा दिया एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स मुझे लास्ट 15-20 साल का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपने कोर प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करने की कोशिश की है? कि हमारी रिसर्च टीम ने 30,000 प्लस स्ट्रैटेजी आज तक ऑलरेडी टेस्ट उसमें कर ली है। Hello everyone, welcome to an episode called बातचीत with expert by आनंद इन्वेस्टमेंट। मैं हूँ ऋषिकेश कुंकुलोल। आज हमारे साथ में जो स्पेशल गेस्ट है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फंड हाउस से बिलोंग करते हैं और उनके हार्ट में वो बैठते हैं। टुडे आवर गेस्ट इज मिस्टर निर्मय चोकसी, an executive director and research at NJ Asset Management Company, better known as NJ AMC. Nirmay holds BSc in Accounting and Finance from the prestigious University of Warwick, UK, and is a CFA chartered holder, one of the most respected credential in global finance. He is a founding member of NJ AMC, having joined the organization right from its very inception as a research analyst. Over the year, he has been a key architect behind NJ's Smart Vita platform, the NJ's proprietary in-house engine used for building and backtesting rule-based investment strategies. He shaped NJ AMC's research philosophy from ground up and today also leads business intelligence unit at NJ AMC. मैं अगर उसको और भी क्लियर तरीके से बताऊं तो अगर NJ AMC इंजन है तो उसके जो मेन कंपोनेंट है ही इज निर्मय। वेलकम ऑन बोर्ड। हम लोग अभी जो क्वेश्चन शुरू करेंगे ये बेस्ड है कि NJ AMC के फिलॉसफी और फंड मैनेजमेंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से आगे सब बढ़ती है। तो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस प्लीज। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे NJ AMC का टैगलाइन है इट इज बिल्ड ऑन रूल्स। इन सिंपल टर्म्स, what is NJ AMC's investment philosophy and how does rule-based investing fundamentally differ from most of other fund houses do? Sure. So first of all, thank you Rushikesh for having me over here, and also thanks for the very kind introduction that you did. So it is my pleasure to be over here. And to start with, जैसे आपने बताया NJ Asset Management Company, it is a company which does 100% rule based investing. आज जो हमारी टैगलाइन है built on rules, तो उसका मीनिंग क्या है कि हम जो भी हमारे पोर्टफोलियोज बनाते हैं हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के या हमारे PMS के स्ट्रैटेजीज के, उसके जो भी पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसकी मेथडोलॉजी रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग हम फॉलो करते हैं। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड सिंस वी ऑल लाइक फूड अ लॉट, इंडियंस आर फूडी बाय नेचर, तो अपने एक पिज्ज़ा के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि पिज्ज़ा मेकिंग के पार्लेंस में देयर इज़ अ लोकल पिज्ज़ा शॉप, जो लेट्स से आपका औरंगाबाद में एक फेवरेट पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि वो पिज़्ज़ा शॉप में उधर जाते हो, काफ़ी सालों से उधर जाते आ रहे हो, एंड यू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा ओवर देयर, लेट्स से योर मार्गरीटा पिज़्ज़ा, एंड लेट्स से पिछले 5 साल से आप जा रहे हो और आपको बहुत एक अच्छा टेस्ट और वो मिल रहा है। नाउ लेट अस से वन फाइन डे यू गो टू दैट सेम प्लेस और आप वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने, बट आपको जो है वो सेम टेस्ट या टेक्सचर या ऐसा क्वांटिटी या क्वालिटी वैसा नहीं मिल रहा है, आपको कुछ अलग लग रहा है। तो ये क्यों हो सकता है? बिकॉज आज जो पर्सन जो पिज़्ज़ा बना रहा था लेट्स से लास्ट 5 साल से, वो शायद अब वो पिज़्ज़ा प्लेस में काम नहीं करता है एंड अभी कोई और व्यक्ति ने उसका रोल ले लिया है, तो वो शेफ़ बदल गया है। उसके कारण वो जो आउटपुट बन के आ रहा है, वो जो पिज़्ज़ा बन के आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। एज अपोज टू दैट, अगर हम सोचे एक डोमिनोज, तो डोमिनोज अगर आप औरंगाबाद में मार्गरीटा चीज़ बस्ट ऑर्डर करो, या आप सूरत में करो, या आप लेट से नासिक में करो, या लेटस से आप जामनगर में करो, बट जो डोमिनोज चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है उसका सेम आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। हमें तो मालूम भी नहीं है कि डोमिनोज में पीछे कौन बैठा है वो बंदा, बट स्टिल वी गेट दैट सेम टेस्ट, दैट सेम क्वालिटी, दैट सेम टेक्सचर जब हम डोमिनोज का एक पिज़्ज़ा खाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है?
बिकॉज डोमिनोज जो है वो एक रूल बेस्ड पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, राइट। उसकी पूरी एक रेसिपी है, राइट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स कि किस प्रकार की मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी है, किस प्रकार का सॉस यूज़ करना है, क्या प्रकार का ब्रेड या लोफ यूज़ करना है, वेजिटेबल्स कैसे यूज़ करने हैं, कैसे मिक्सिंग करना है हर एक का इंग्रेडिएंट्स का, राइट। कितने टेम्परेचर पे कितने मिनट के लिए उसके मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा को बेक करना है, यहाँ तक हर एक चीज़ उनके प्रोटोकॉल में, उनके प्रोसेस में प्री डिफाइंड है। और इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि आप जब भी आप डोमिनोज मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट ऑर्डर करते हो, तो आप कहीं पे भी ऑर्डर करो, आपको सेम ही चीज़, सेम ही स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट मिलता है। तो ये अगर पिज़्ज़ा मेकिंग की बात हुई, इसको अगर मैं फंड मैनेजमेंट से लिंक करूं, तो वैसे ही रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो आपका एक डोमिनोज टाइप का पिज़्ज़ा प्लेस जैसा हो गया। वाई? बिकॉज जैसे डोमिनोज में स्टार्टिंग फ्रॉम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू दैट फाइनल आउटपुट हर एक चीज़ फुल्ली प्री डिफाइंड है, सो दैट जो शेफ है उसका कोई डिस्क्रेशन नहीं है। वैसे ही रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड मैनेजमेंट के पार्लेंस में ऐसी एक मेथडोलॉजी है जहाँ पे राइट फ्रॉम मैं कहाँ से स्टॉक्स खरीदूंगा, कितने स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में खरीदूंगा, कौन से स्टॉक को किस आधार के बेसिस पे खरीदूंगा, कब कौन से स्टॉक को बेचूंगा, कितना एलोकेशन दूंगा अलग अलग स्टॉक्स में, एवरीथिंग इज फुल्ली प्री डिफाइंड राइट फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट till that end point, and that is why it is known as rule based, because हर एक चीज का एक रूल है। जैसे डोमिनोज में हर एक चीज का पिज्जा का रूल है, वैसे ही यहाँ पे हर एक चीज का पोर्टफोलियो का रूल है कि कैसे मेरा पोर्टफोलियो पूरा कंस्ट्रक्ट होके आएगा। एंड इसका एडवांटेज ये है कि एज अपोज टू दैट लोकल पिज्जा प्लेस जो हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बात किया, वैसे ही एक ट्रेडिशनल एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है जिसको एक्टिव इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं। वहाँ पे जो है इट इज़ लाइक दैट लोकल पिज़्ज़ा प्लेस, बिकॉज कौन से स्टॉक को खरीदना, कब कौन से स्टॉक को खरीदना, कब कौन से स्टॉक को बेचना, कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर रखना, वो सारी चीज़ें जो है वो जो उसका फंड मैनेजर होता है, यानी कि उसका शेफ जो हो गया, जो की पर्सन है, वो डिसीजन लेता है, एंड नॉट द प्रोसेस, नॉट द रूल्स। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स, द एक्टिव फंड्स एंड रूल बेस्ड फंड्स। सो द सेकंड क्वेश्चन उसी को फॉलो करते हुए है, जैसे एनजे ग्रुप, सब लोग जानते हैं कि एनजे ग्रुप हैज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन द इंडस्ट्री एंड इनफैक्ट द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। सो जब एनजे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि भाई एएमसी लॉन्च करेंगे, तो ये डेलिबरेट चॉइस था कि हम लोग ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन बैंड में नहीं जाएंगे, या ये कोई और रीजन की वजह से ये डिसीजन आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो अगर हम बात करें तो एनजे वेल्थ जो नाम से जाना जाता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, लास्ट 32 ईयर्स से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में वी आर द लार्जेस्ट नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री। 2,80,000 करोड़ का एसेट्स मैनेज कर रहे। यू आर वन ऑफ द की डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दैट। आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो एनजे ग्रो हुआ है। बट आज अब 32 साल के बाद, या लेट्स से 2021 में, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद एनजे ने पहले तो ये सोचा कि आज अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन से एडिशनली फंड मैनेजमेंट में भी घुसना है, अगर फोरे करना है, तो क्यों करना चाहिए। तो हमने काफ़ी सारा एनालिसिस किया, हमने काफ़ी सारा इंडस्ट्री का एनालिसिस किया। हमने देखा कि इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है 82 लाख करोड़ का आज मार्केट है, राइट। 50 प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। बट जो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में है, वो जो ये मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में समझाया, वो ये ट्रेडिशनल एक्टिव इन्वेस्टिंग फॉलो करती है, जो ये पिज़्ज़ा, लोकल पिज़्ज़ा शॉप वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। एंड वी थॉट कि आज अगर हम बाकी सारी एएमसीज के प्रोडक्ट्स तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बेच ही रहे हैं, अभी अगर हमें भी खुद का अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है एज अ मैन्युफैक्चरर, लेट्स से हम सबकी बिस्किट्स बेच रहे हैं, नाउ इफ वी वांट टू मेक आवर ओन बिस्किट्स एंड सेल आवर ओन बिस्किट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं वही सेम बिस्किट वापस बेचूंगा तो ना इन्वेस्टर के लिए वो कोई फायदा है, ना हम कोई लंबा उसमें वैल्यू ऐड करने वाले, राइट। दैट्स व्हाई वी टुक दैट डिसीजन दैट वी डोंट वांट टू गो इनटू डिस्क्रेशनरी एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में ही हमें जाना है, सो दैट एक हम ये इंडस्ट्री जहाँ पे एक्टिव फंड हाउसेज एकदम प्रेवेलेंट है,
उधर एक रियल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी इन्वेस्टर को ऑफर कर सके और एक नई यूनिक इनोवेटिव चीज़ उनको दे सके। और इसमें एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, आई लाइक नंबर्स, तो मैं एक आपको स्टेटिस्टिक बताना चाहूँगा। लास्ट 25 साल में यूएस का जो मार्केट है उसके अंदर ये जो रूल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ये जो डोमिनोज काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग वाले जो प्रोडक्ट्स है, उसका 36% से सालाना ग्रोथ हुआ है इन अ स्पैन ऑफ 25 years। दैट इज ह्यूज। हम सबको पता है कि 36% पे ग्रो होता है तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर 2 साल में AUM डबल हो जाता है। आज $2.8 ट्रिलियन का इन फंड्स का AUM हो चुका है यूएस में। अब सोचिए कितना बड़ा इसमें ग्रोथ है। एंड बहुत बड़ा एक ये ट्रेंड है, क्लियर कट चीज़ है कि जो यूएस में होता है वो इंडिया में भी होता ही है। मे बी नेक्स्ट 5 साल में होगा, 10 साल में होगा या 15 साल में होगा, दैट टाइम विल टेल, बट दैट वी आर वेरी क्लियर दैट ये चीज़ जो है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की वो काफ़ी बड़े होने वाली है इंडिया में भी, एंड इट इज़ इनएविटेबल। दैट्स व्हाई वी थॉट कि अगर इसमें आगे बढ़ना है तो यही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। आपका एनजे ज्वाइन करने से पहले भी आपका ETFs और उनपे सब रिसर्च था, तो जब आपने एनजे AMC जब आपने वेरी इंसेप्शन पे ज्वाइन किया और आपने एक्चुअली ये जो है ये रूल बेस और उस अप्रोच को एक बॉटम अप से पूरा बिल्ड करने में, पूरा स्क्रैच से बिल्ड करने में हेल्प किया। सो ये सब करने से आपने कोर प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करने की कोशिश की है जो एक इन्वेस्टर आज फेस करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, पहले तो जो मैंने बताया कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में हम गए क्यों, उसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि आज आपको एक नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट दे रहे हैं इन्वेस्टर को। तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो हम उनको सॉल्व करके दे रहे हैं और एक वैल्यू एडिशन रादर हम दे रहे हैं, नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम पर से, बट एक रियल वैल्यू एडिशन जो हम उनको दे रहे हैं वो ये है कि आज जो मार्केट में मोस्टली सारे एक्टिव फंड्स ही अवेलेबल थे, उसके साथ आपको एक अलग प्रकार का, अलग मेथडोलॉजी से ड्रिवन, एक डेटा बैक्ड, साइंस बैक्ड फंड मैनेजमेंट वाला आपको एक फंड मिल रहा है जो रूल बेस्ड एक प्रोडक्ट है। तो दैट एड्स टू योर डाइवर्सिफिकेशन, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि यूएस में मार्केट में जो हो रहा है स्पेसिफिकली लास्ट 10-15 साल में, वो ये है कि जो ये ट्रेडिशनल एक्टिव फंड्स है जो फंड मैनेजर ड्रिवन होते हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, राइट? क्योंकि आज आप कोई एक्टिव फंड में पैसा लगा रहे हो, और एक्टिव फंड में आप पैसा क्यों लगा रहे हो? सो दैट आप सोचो कि अगर बाजार 15% रिटर्न दे तो एक्टिव फंड आपको 15 से ज़्यादा कमा के दे, राइट? बट अगर वो एक्टिव फंड 15% से कम कमा के आपको दे रहा है, एंड विच इज़ अ वाइड स्प्रेड इशू इन यूएस, तो डेफिनेटली उसमें उतना सेंस नहीं बनता है। और उसके सामने रूल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऐसे जिनका लॉन्ग टर्म एक परफॉर्मेंस भी ऐसा रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड यूएस में है, हमने इंडिया में भी काफ़ी टेस्ट किया है, जो क्लियर कट हमें दिखाता है कि डेफिनेटली देयर इज़ अ हाई पोटेंशियल कि ये बाजार से बेहतर लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकते हैं। इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया में यूएस जैसा सिनेरियो अभी नहीं है कि सारे एक्टिव फंड्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एक्टिव फंड्स के लिए, स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है फंड मैनेजर्स के लिए टू आउट परफॉर्म। बट हैविंग सेड दैट, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार से AI आज बढ़ रहा है, हमारे फिंगर टिप्स पे चैट GPT या जेमिनाई या क्लॉड में हमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो बहुत सीधी सी बात है कि अगले 10-15 साल में ये आउट परफॉर्म कंसिस्टेंटली करना by any active fund manager is going to be more and more challenging, and that is one issue that rule based tries to solve. Moving to the next question, basically NJ AMC जो है ना, उनका एक 4 फैक्टर फ्रेमवर्क है जिसमें क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम और लो वैलिडिटी यूज करता है। Yes. सो आप इन फैक्टर्स को किस तरीके से यूज करते हो जो आपको स्टॉक सिलेक्टिंग के टाइम, और उसको वेटेजेस किस तरीके से देते हो और क्यों? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो जैसे कि आपने बताया कि ग्लोबली 4 मेन कॉमन फैक्टर्स है, एक्सेप्टेड फैक्टर्स है, प्रूवन फैक्टर्स जिसे बोलते हैं, क्वालिटी, वैल्यू, लो वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम। अभी NJAMC की जो फिलॉसफी है, इट इज़ अ क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच। सो हम जो मैक्सिमम प्रेफरेंस देते हैं वो क्वालिटी फैक्टर को देते हैं।
क्यों क्वालिटी फैक्टर को देते हैं? बिकॉज हमारा फिलॉसफी ये कहता है कि आज मैं कोई भी शेयर में निवेश कर रहा हूँ, तो आई जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैं उसमें ट्रेड करके कमाऊंगा, बट आज मैं एक जेन्युइन हाई क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या कि ऐसे बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना है जो हाईली प्रॉफिटेबल है, जो अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, जो कैश में प्रॉफिट कर रहे हैं, जो अच्छा डिविडेंड्स पे कर रहे हैं अपने शेयर होल्डरों को, और जो कम डेट लेके, कम कर्जा लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मुझे फोर फ्रंट पे रखनी हो, इसको अगर प्रायोरिटी देना हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो क्वालिटी फैक्टर को देना पड़े। एंड दैट इज़ वाई हमारा जो पूरा कोर कंसेप्ट है, जो फिलॉसफी है, जो हमने हमारे फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ELSS टैक्स सेवर में अपनाया है, वो भी एक क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच ही है। बट हैविंग सेड दैट, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वी डोंट लुक एट वैल्यूएशन, वैल्यू फैक्टर आई मीन, और वी डोंट लुक एट मोमेंटम, और वी डोंट लुक एट वोलेटिलिटी। वी डू लुक एट ऑल दोज अदर फैक्टर्स एज वेल। हमारा खुद का एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में हम वैल्यू को भी देखते हैं। बट कहने का मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि कोई भी शेयर, चाहे वो जितने अच्छे मोमेंटम में हो, या जितने अच्छे वैल्यूएशन पे हो, या जितनी कम वोलेटिलिटी पे हो, अगर वो क्वालिटी फैक्टर में वो मीट नहीं करेगा हमारा क्राइटेरिया, तो वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। सो पहले ये कोई भी फैक्टर में ध्यान रखते हुए सबसे पहले क्वालिटी फर्स्ट, ये सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा, और फिर उसके बाद में और लास्ट में ये भी देखा जाएगा वोलेटिलिटी भी कम रहे वो। बिल्कुल, वोलेटिलिटी भी हम देखेंगे, फाइनल सिलेक्शन में वैल्यू को भी देखेंगे, क्योंकि क्वालिटी है तो महंगा तो वो रहेगा, और उसको हमें कोई भी दाम पे नहीं खरीदना है। एंड दैट इज वाई लुकिंग एट दैट वैल्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट क्वालिटी फर्स्ट विल ऑलवेज बी देयर। जो NJ AMC के लिए हम लोग बात करते हैं ना, तो हमेशा एक टर्म जो आता है दैट इज NJ स्मार्ट बीटा रिसर्च प्लेटफॉर्म, जो आपका एक इन हाउस रिसर्च इंजन जो आपने खुद बिल्ड किया है। यस। सो बेसिकली अगर आप उसका फ्रेमवर्क बता सको कि हाउ डज इट वर्क, और वो किस तरीके से है वो। राइट, श्योर। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, कि हम अलग अलग रूल्स को टेस्ट करते हैं, अलग अलग रेसिपीज बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, राइट। तो ये टेस्ट हम कैसे करते हैं? आज कोई आइडिया आता है, कोई भी, लेट से मुझे या मेरी इन्वेस्टमेंट टीम में, हमारी 15 लोगों की टीम है, तो आज मुझे कोई भी आइडिया आता है कि इस प्रकार का मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो हमें टेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, लेट से मैं अभी एक IPL की मैच देख रहा हूँ, अभी इनिंग्स ब्रेक पड़ा है, एंड मुझे ऐसा थॉट आया कि मुझे एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है 40 शेयर का फ्रॉम द 400 मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। जस्ट एक रैंडम आइडिया अभी मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ। लेट से मैं IPL देख रहा हूँ, और उस टाइम पे मुझे ये आइडिया आया कि एक 40 शेयर का पोर्टफोलियो बनाना है फ्रॉम 400 मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। एंड ये जो 40 शेयर मुझे खरीदने हैं, वो मुझे उनके 9 महीने के मोमेंटम और रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पे खरीदने हैं, और दोनों को 50-50% इक्वल एलोकेशन देना है। तो जो मोमेंटम में अच्छे शेयर है और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, वैसे बेस्ट 40 शेयर मुझे चाहिए 400 के यूनिवर्स में से, और हर 6 महीने लेट से ये स्ट्रैटेजी को, ये पोर्टफोलियो को मुझे बैक टेस्ट करना है, ये पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। तो ये एक आइडिया हो गया। दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। ऐसे जो भी रूल्स आए, जो भी आइडियाज हमें आए, जिस प्रकार का जितना डायनामिज्म हमें करना हो, वो सारा पॉसिबल है। एंड इसको ही हम ये स्मार्ट बीटा प्लेटफॉर्म के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई। वैसे ही आज तक हमने 30,000 प्लस स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया है, thanks to this amazing smart beta platform, which has obviously been developed by us through our inputs, but thanks to our wonderful IT team, जिनके सहयोग से, जिनके सपोर्ट से हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। एंड उसकी खूबी ही ये है कि आज जो मैंने आपको बताया कि मुझे ये इनिंग्स ब्रेक के समय ऐसा थॉट आया, और मैंने वो सिस्टम ओपन की, वो प्लेटफॉर्म ओपन किया, उसमें मैंने ये मेरे इनपुट्स डाले, और उसमें सबमिट दबा दिया, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स मुझे लास्ट 15-20 साल का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सारा एनालिसिस मिल जाएगा
कि ये पोर्टफोलियो ने 2008 में कैसा परफॉर्म किया था, ये पोर्टफोलियो कोविड के समय 2020 में कैसा गिरा था, ये पोर्टफोलियो का ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसा रहा, बाकी सारे इंडेक्सेस के सामने, बाकी सारे फंड्स के सामने इसने कैसा परफॉर्म किया, कौन से स्टॉक ने इसमें से रिटर्न कमा के दिया, कौन से स्टॉक्स ने इसमें रिटर्न गंवाया, एंड सो फोर्थ। तो ये सारी अलग अलग जो एनालिसिस है जो बहुत ज़रूरी है आज एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, वो सारी चीज़ें हम ये स्मार्ट बीटा प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल रिपीट, ये इतना अच्छा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है और इतना एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है कि हमारी रिसर्च टीम ने 30,000 प्लस स्ट्रैटेजी आज तक ऑलरेडी टेस्ट उसमें कर ली है। एंड इफ मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, जैसे आपके साथ जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें आपके पास में जितनी भी एनएससी में कंपनीज जो कभी भी आई थी उसका लास्ट आई गेस 30 इयर्स का डेटा आप लोगों ने सब स्टोर करके रखा है, तब जाके आप ये बैक टेस्टिंग कर पाए। बिल्कुल, तो ये जो आपने बताया बहुत अच्छा, आपने एक पॉइंट बताया कि ये हम कर इसलिए पा रहे हैं बिकॉज इसके पीछे का जो ग्राउंड वर्क हुआ है उसमें लास्ट 25 से 30 साल में जो भी निफ्टी 500 यानी कि NSE 500 एक इंडेक्स है टॉप 500 कंपनियों का, जिसमें 1995 में उसकी शुरुआत हुई थी, उधर से लेके आज तक 1275 जितनी यूनिक कंपनीज है। तो जो 1275 जितनी यूनिक कंपनीज है वो सारी यूनिक कंपनीज का लास्ट 25 से 30 साल का हमारे पास सारा उनका फिनेंशियल और मार्केट का डेटा है। एंड थैंक्स टू दैट ऑल दैट ग्राउंड वर्क कि आज हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर पा रहे हैं। नहीं, एक जो होता है ना, एक ट्रेडिशनल फंड मैनेजमेंट में क्या होता है, इनकेस अगर फंड मैनेजर फील करता है कि ये मॉडल में ये थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैं ये ए के जगह में उसको बी डालना चाहता हूँ, तो वो कर देता है। Right. पर जैसे आपके अगर पिज्जा का एग्जांपल ले ले और एनजे इसका ले ले, तो आपके केस में आप क्या करते हो, अगर ए वाला चीज डालना तो ए ही चीज डालोगे, Right. उसकी जगह बी भी चीज नहीं डालोगे। करेक्ट। सो ये जब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, ये जब होता है, तो यहाँ आपके इसमें कोई रूम है कि ह्यूमन डिस्क्रिशन के लिए या नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो एज यू राइटली सेड कि आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो रेसिपी में एज अ शेफ मुझे कन्विक्शन है और मेरा रेसिपी बोल रहा है कि मुझे ये ए को ही खरीदना है और ना कि बी को, तो मैं उसको फॉलो करूँगा। फिर नाइदर मी नॉर द फंड मैनेजर नॉर द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिटी हैज़ दैट राइट कि उनके बायसेस के हिसाब से या उनके जजमेंट के हिसाब से कोई अलग डिसीजन ले। हावेवर हमने ये प्रोविज़न बिल्कुल रखा है दैट टू कीपिंग इन माइंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अवर इन्वेस्टर्स कि कभी कभार कोई ऐसा अनफोर्सिन सिनेरियो होता है जिसमें हमारे मॉडल ने कोई कंपनी बताई हो जो खरीदनी है और हमने लेट्स से ऑलरेडी उसको खरीद लिया है, एंड कोई न्यूज़ उसमें ऐसा अचानक से आता है विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर दैट कंपनी, कि उसमें कोई फ्रॉड बाहर आया है या कोई ऐसी बाहर चीज़ आई है जो वो उसके शेयर होल्डरों के लिए, उसके इन्वेस्टर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो येस डेफिनेटली वैसे रेयर ओकेजन में वी मे टेक दैट डिसीजन एज अ टीम कलेक्टिवली कि हम ये कंपनी में से एग्जिट कर जाते हैं, बट दैट विल प्राइमरीली बी फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द रिस्क टू एंश्योर कि हम कोई ऐसी खराब कंपनी में निवेश ना करके रहे। उसके अंदर और एक चीज है ना आप लोगों का, कि जैसे आप फंड सिलेक्शन के टाइम में पहले ही वो फोरेंसिक एक्सपर्ट करते, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आना दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। बिल्कुल, बहुत अगेन आपने बढ़िया पॉइंट बताया, बिकॉज ये जो फ्रॉड है, जो संभावना फ्रॉड की है, वो हमारी पोर्टफोलियो की कंपनीज में होना ही बहुत रिमोट से रिमोट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग में ही एक जो फिल्टर लगता है वो फोरेंसिक एंड गवर्नेंस का फिल्टर लगता है, जहाँ पे हम वही ट्राई करते हैं कि इस टाइप की ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी में हम गलती से पैसा ना लगा दें। आपने एनजे ने एक रिसर्च पेपर किया था रेफर, जिसमें है क्वालिटी माइनस जंक, विच सपोर्ट योर क्वालिटी फोकस थीसिस। राइट। सो फॉर आवर लिसनर्स हु आर डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए ये रिसर्च एक्चुअली क्या प्रूव करता है और वो क्वालिटी बिजनेस ओवर लॉन्ग टर्म किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? राइट, तो बहुत आपने अच्छा एक रिसर्च पेपर बताया, बहुत पसंद है मुझे। इट इज़ नोन एज क्वालिटी माइनस जंक। तो क्लिफर्ड एस्नेस करके एक बहुत बड़े एकेडमिशियन और एसेट मैनेजर है, AQR कैपिटल करके उनकी कंपनी है, $multi-billion एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, US की कंपनी है जो फैक्टर इन्वेस्टिंग ही करती है। उन्होंने उनके कलीग्स के साथ मिलके
कुछ साल पहले एक ये रिसर्च पेपर निकाला था जिसका नाम था क्वालिटी माइनस चंक। इसका मतलब क्या है कि आज अगर वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं हाई क्वालिटी कंपनीज का और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं लो क्वालिटी कंपनीज का, तो क्वालिटी कंपनीज के पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस लो क्वालिटी कंपनीज के पोर्टफोलियो का रिटर्न एक बेहतर रिटर्न आएगा। कहने का सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो जो क्वालिटी पोर्टफोलियो होगा उसका रिटर्न विल बी मच बेटर देन द रिटर्न ऑफ द लो क्वालिटी पोर्टफोलियो। तो दिस proves our hypothesis, this proves our philosophy कि आज जो हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं वो हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बट वो बहुत डेटा ड्रिवन है, डेटा बैक्ड है, रिसर्च बैक्ड है कि जो लॉन्ग टर्म में भी टेस्ट किया गया है कि आज अगर आप हाई क्वालिटी बिजनेसेस में निवेश करते हो, जैसे कि हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, हाई आरओई वाले बिजनेस, यानी कि जिनका मुनाफा अच्छा है, जिनका ग्रोथ कंसिस्टेंट है, जो अच्छे डिविडेंड्स पे कर रहे हैं, जो कैश रिच बिजनेसेस है, जिनका डेट कम है, लेवरेज कम लेके, कर्जा कम लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में भी बताया जो हमारा फोकस है। तो ये रिसर्च पेपर भी वही बताता है कि इस टाइप के बिजनेसेस या इस टाइप का आप एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें इस टाइप के बिजनेसेस उसमें है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि लॉन्ग टर्म में आपको उसमें से बहुत एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू आप ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें इससे कंप्लीटली ऑपोजिट कंपनीज है कि जो लॉस मेकिंग बिजनेस है या जो कोई डिविडेंड्स ही नहीं दे रही है या जिनका लेट्स से कैश फ्लो का प्रॉब्लम है या जो बहुत ज़्यादा कर्जा लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, जिनको जनरली हम लो क्वालिटी बिजनेस कहते हैं। तो दिस अगेन गिव्स अस अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड दिस शुड गिव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन टू ऑल अवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल कि जो आज एनजे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पे फोकस, वो एक्चुअली सिर्फ एक बात नहीं है बट बहुत सारा रिसर्च करने के बाद रिसर्च और डेटा बैकिंग के साथ वो हम कर रहे हैं। मैं लास्ट सेगमेंट में जब आऊँगा तो लास्ट सेगमेंट में मैं आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे दिस इज बेस्ड ऑन बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ योर एएमसी एंड एवरीथिंग। श्योर। सो द आपका जो एनजे इंडिया का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है इट्स over 4 years and it will be soon completing 5 years. Yes. And the only NJ scheme that has crossed that milestone. If we look at its 3-year returns and performance since inception against the benchmark and the strategy average, so आप उसको किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस मेजर करोगे और मोर इम्पोर्टेंटली रूल बेस्ड ने उसका प्रॉमिस किस तरीके से डिलीवर किया? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो पहली बात तो while it has not completed 5 years right now, so मेरा तो बहुत सिंपल मानना है कि 5 साल के नीचे परफॉर्मेंस देखना बहुत मीनिंगफुल नहीं होता है। बट सिंस आपने पूछा एंड दिस इज़ आवर लॉन्गेस्ट हिस्ट्री वाला फंड, 4 साल एंड 4 महीने उसको मोटा मोटी हुए, 4-5 महीने हुए। तो ये जर्नी में अगर हम देखें तो कोई भी निवेशक हमारे फंड में आया हो सिंस 29 अक्टूबर 2021 जो ये फंड की लॉन्च डेट थी, और कोई भी दिन उसने पैसा लगाया हो और वो 3 साल के लिए रुका हो, तो उसका जो है ऑन एवरेज या मीडियन बेसिस रिटर्न करीबन 11% का बना है, विच इज़ आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क जो हमारा रेगुलेटरी बेंचमार्क है एज पर सेबी, जो निफ्टी 50-50 कंपोजिट डेट हाइब्रिड इंडेक्स एक है जो हमारा रेगुलेटरी बेंचमार्क है, उसको 90% समय हमने आउट परफॉर्म किया है। एंड जो हमारे पीयर फंड्स है उसके सामने भी मोर और लेस एट पार ही ये रिटर्न रहा है। तो आज कोई भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की हम बात करें तो उसमें जनरली एक एक्सपेक्टेशन होता है कि लॉन्ग टर्म में 9 से 11% का रिटर्न आना चाहिए। एंड जो मैंने बताया कि कोई भी इन्वेस्टर कोई भी दिन आया हो और 3 साल के लिए रुका हो तो उसका करीबन 11% और 20 पैसे के आसपास का रिटर्न बना है। तो दैट इज समथिंग विच वी आर क्वाइट हैप्पी विद कि दैट इज व्हाट वी हैव डिलीवर्ड एज पर द एक्सपेक्टेशंस। एंड अगेन आई विल रिपीट दैट व्हाइल वी आर हैप्पी विद दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू जज अ परफॉर्मेंस, बिकॉज 5 साल के नीचे कोई भी स्कीम का परफॉर्मेंस शायद हम देखें तो हमें राइट पिक्चर ना मिले, बट स्टिल फिर भी ये एक हमने ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक बनाया है। इन लिसनर्स को एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स ये जो चीज़ बता रहे हैं, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट सिंस इंसेप्शन, इट इज़ टॉकिंग कि भाई इंसेप्शन के समय अगर कोई एक इन्वेस्टर उस मोमेंट पे आता 3 साल रुकता, दूसरा कोई दूसरे दिन आता 3 साल रुकता, ऐसे पॉइंट के ऑब्जर्वेशंस का अगर मीडियन रिटर्न निकालते हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट द मीडियन रिटर्न एंड दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर जो
शॉर्ट टर्म में आपका फंड मेजरमेंट के लिए होना चाहिए। और आज से भी पिछले 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें कि आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले कोई आया होता हमारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में और उसका क्या अभी रिटर्न होता, तो करीबन 10% का है, वो भी 11% के आसपास था। बट बिकॉज अभी बाजार थोड़ा गिरा है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट वी नो, तो दैट इज वाई उसका भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जो है वो 11% का अराउंड 10% जितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो रहता है ना, सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है ड्यूरिंग हार्डेस्ट मार्केट एक्सट्रीम्स, जब बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है या बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है। तो ऐसे जब पीरियड में, जब 2022 में मिड कैप में करेक्शंस आया था और शार्प फॉल और रिकवरी के साइकिल्स रहते हैं जो आप लोगों ने देखे आपके फंड्स वगैरह में, तो उसमें एनजे एएमसी की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे इन वोलेटाइल पीरियड में होल्ड अप की है, और वो मॉडल ने उसको अडॉप्ट किया या आपने उसको थोड़ा सा कुछ चेंज करने की फिर कोशिश की है इस तरीके से? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप की हमारी बात करूं, जो हमारा कोर इक्विटी का स्ट्रैटेजी है, सिंस 2022 के फॉल में फ्लेक्सी कैप था नहीं बिकॉज वी लॉन्च्ड इट इन 2023। तो हमने जो उसका पास्ट 15-20 साल का एनालिसिस किया है, मैं थोड़ी उस पर चर्चा करता हूँ। तो लास्ट 19 से 20 साल के पीरियड में निफ्टी 500 यानी कि जो इंडिया का बाजार है, जो मार्केट है, वो 10% से ज़्यादा करीबन 11 अलग अलग इंस्टेंसेस में गिरा है। जैसे कि एक 2020 हो गया, एक 2022 हो गया, एक 2024 हो गया, लेट्स से एक 2008 हो गया, एंड सो फोर्थ। एंड ऐसे जो 11 इंस्टेंसेस है जहाँ पे बाजार 10% से ज़्यादा गिरा है, उसमें से 10 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये क्वालिटी फैक्टर कम गिरा है बाजार से। हमारा जो ये फ्लेक्सी कैप की स्ट्रैटेजी जो है वो कम गिरी है बाजार से। सो दैट इन इटसेल्फ शोज दैट यस, क्वालिटी ओवरऑल जो ये स्ट्रैटेजी जो है ये रूल बेस्ड की, दैट हैज एक्चुअली डिलीवर्ड एज पर द एक्सपेक्टेशन। ओनली वन पीरियड जहाँ पे वो एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा गिरा था, और वो मैं आपको कैंडिडली बता भी सकता हूँ, दैट वाज फ्रॉम सितंबर 2024 टू मार्च 2025 का जो ये फॉल था, वो पीरियड में यस वो फॉल थोड़ा ज़्यादा था। एंड इट इज़ बिकॉज क्वालिटी इन जनरल ओनली, वो एक ऐसा अब्सर्ड ऑड पीरियड था जहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा गिरा मार्केट से। बट इन जनरल आप कोई भी फॉल देखोगे तो क्वालिटी टेंड्स टू फॉल मच लेसर देन द मार्केट, जो हमने पास्ट डेटा में भी देखा है। इनफैक्ट अभी के वॉर की भी मैं बात करूँ तो मोस्टली जो क्वालिटी है, क्वालिटी फैक्टर है, वो काफ़ी कम गिरा है कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। परफॉर्मेंस वाइज मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आपके सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज आया था जिनको हम लोग अभी 4 महीने 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, फिर उसके बाद में आपका आया था एनजे फ्लेक्सी कैप और एक ELSS आपका फंड आया था। यस, तो जिनका एक रिलेटिवली बहुत शॉर्टर ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये तो कहीं 2 साल 2.5 साल पीरियड ही हो चुका है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स है वो इस स्टेज पे उसको कैसे फेयरली इवेलुएट कर सके, ये क्वेश्चन है। एंड 3 ईयर इंसेप्शन से आगे हम लोग उसको किस तरीके से जज कर सके, या इंसेप्शन से कैसे जज हम लोग कर सके उसको। राइट, सो वेरी फेयर पॉइंट। तो जैसे कि आपने बताया, इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, एंड दैट इज़ वाई जो हमने अभी भी बात की आगे कि इतनी शॉर्ट हिस्ट्री में अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कोई डिसीजन लूँगा तो बहुत एक गलत काउंटर प्रोडक्टिव डिसीजन होगा। तो इसको कैसे इवैल्यूएट हमें करना चाहिए, तो रादर देन लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, हमें उसका प्रोसेस क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो हम ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसके जो मेरिट्स है वो समझने बहुत ज़रूरी है। क्या इससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में मिल सकता है अपने पोर्टफोलियो में, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पूरा क्वालिटी ड्रिवन फिलॉसफी है, जो प्रोसेस है, जो मेथडोलॉजी है, उसके क्या मेरिट है, लॉन्ग टर्म में उस टाइप का एक क्वालिटी पोर्टफोलियो होगा तो क्या बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलेगा, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन का बताया, उसमें मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि आज जो हमारे फंड्स है, चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड हो या ELSS टैक्स सेवर हो, बिकॉज हम ये अलग पूरी यूनिक मेथड फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हम केवल डिसिप्लिन मैनर में रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और वो प्रोसेस के आधार पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट ये है कि हमारा जो आज पोर्टफोलियो है उसका केवल
25 से 20% पोर्टफोलियो ही ऐसा है जो बाकी सारी फंड्स के साथ मिलता जुलता है. सो सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओनली 20 to 25% ऑफ अवर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आर सेम एज दैट ऑफ अदर स्कीम्स. तो बाकी फ्लेक्सी कैप के साथ मैं कंपेयर करूँ या ELSS की तो मैं बात करूँ तो 5% जितनी ही होल्डिंग्स बाजार के साथ या बाकी सारे ELSS के साथ मिलते जुलते हैं. तो more than 75 to 80% of our stock holdings are different and they are high quality. and आज को इन्वेस्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको अगर राइट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेना है लंबे समय में तो उनको ये चीज़ पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जो स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट कर रहे हैं वो सब स्कीम्स के बीच में क्या ओवरलैपिंग है, कितना प्रतिशत पोर्टफोलियो कॉमन है. क्योंकि आप अगर 15-20 स्कीम भी एक साथ इकट्ठा कर लो और वो सबके बीच में सेमी स्टॉक्स में वो निवेश कर रहे हैं तो पहली स्कीम जब ऊपर जाएगी तो दूसरी तीसरी चौथी भी ऊपर जाएगी, बट पहली जब गिरेगी तो तब दूसरी तीसरी चौथी भी वही मात्रा में गिरने वाली है. तो एक्चुअली जो है वो इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. बट अगर आप आपके पोर्टफोलियो में NJ फ्लेक्सी कैप या NJ ELSS का थोड़ा एक्सपोजर दो, it can be as less as 10 to 15% as well, but that much also will help you a lot in terms of long term diversification because आपको एक बहुत different portfolio मिलेगा. तो जस्ट एक एग्जाम्पल काफ़ी हमने दिए तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो दिस इज़ लाइक दैट यू शुड नॉट गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड जस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा. आप हर रेस्टोरेंट में अलग अलग जगहों पे जा रहे हो और पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा. बट आप जो बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस है उधर से पिज़्ज़ा खरीदोगे, जो बेस्ट साउथ इंडियन प्लेस है उधर से डोसा इडली खरीदोगे, जो बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट है उधर से आप चाइनीज़ फूड खरीदोगे और जो बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट है उधर से मैक्सिकन खाना खरीदोगे तो आपको एक ये रियल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है जो आप ये NJ की स्कीम के थ्रू अचीव कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि एज निर्मय आप जो है एक डायरेक्टर रिसर्च हो और एक कोर कमिटी में आप बैठते हो तो यहाँ से आगे NJ AMC को 5 years डाउन द लाइन आप कहाँ देखते हो? पहली चीज़ इन टर्म्स ऑफ AUM, प्रोडक्ट रेंज और लास्ट है पोजीशन इन द इंडियन AMC लैंडस्केप बिकॉज इंडियन AMC लैंडस्केप बहुत बड़ा हो चुका है. 50 प्लेयर्स है हर एक के स्कीम से, इक्विटी स्कीम जैसे बात करते हैं 600-650 स्कीम्स के आसपास है. सो आपका इस पे विजन क्या है? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. एंड देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग आज की तारीख में AUM में वी आर अराउंड 11,500 करोड़ इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. 7,000 करोड़ का हमारा AUM म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, करीबन 4,500 करोड़ का AUM PMS स्कीम्स में. नेक्स्ट 5 साल की मैं बात करूँ डेफिनेटली देखो नंबर्स और वो सबके माइंड में होता है बट हम एज अ AMC बहुत क्लियर है कि हम कोई AUM गैदरिंग की रैट रेस में नहीं है. फिर चाहे वो थोड़ा ग्रोथ धीरे से भी आए तो वी आर ओके, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि हम जो भी करें, जो भी ग्रोथ करें, इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर हमारे लिए जो क्लाइंट है, NJ ग्रुप की जो फिलॉसफी रही है सिंस द इंसेप्शन कि इन्वेस्टर शुड बी फर्स्ट, आपको बहुत अच्छे से मालूम है राइट. तो वो क्लाइंट सेंट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ भी आगे ले जाना चाहते हैं. तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझे कोई नंबर पूछो इन टर्म्स ऑफ AUM तो वो तो मैं उसका आपको कोई अभी जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ऐसा हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. बट क्या हम इन्वेस्टर को अच्छा एक्सपीरियंस दे वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर प्रोडक्ट लॉन्चेस की आप बात करो और पोजीशनिंग की बात करो तो डेफिनेटली उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग जो आज हम एक 100% रूल बेस्ड AMC तरीके जाने जाते हैं, बिल्ट ऑन रूल्स का हमारा टैगलाइन है जो हमने शुरुआत में बात की, तो वही पोजीशनिंग को हम आगे ले जाना चाहेंगे. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years और सो बट लॉन्ग टर्म ये एक हमारा जर्नी है. आज US मार्केट में एक डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स करके एक $900 बिलियन की AMC है जो केवल ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही करती है. तो at NJ AMC we are very inspired by them and we want to create such a position, such a image in this industry कि लोग हमें जाने.
by that kind of a image in this industry and उसी को हम आगे ले जाएंगे. प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन एज आई सेड हम कोई रैट रेस में नहीं है यूएम गैदर करने की. तो वी विल नॉट लॉन्च अ लॉट ऑफ स्कीम्स के कोई भी हमने सेक्टोरल फंड या कोई भी अलग अलग टाइप के प्रकार के फंड्स लॉन्च कर दिए, कॉम्प्लेक्स फंड्स लॉन्च कर दिए जस्ट टू गार्नर मोर एसेट्स. हम ऐसा नहीं करेंगे. Yes, over the next few years, maybe in this year as well, we may launch a couple of new products, but that will mainly revolve around our expertise. जो हमारी expertise है फैक्टर इन्वेस्टिंग की, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, जो हमने बात की कि क्वालिटी के अलावा अलग और फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि वैल्यू, लो वोलेटिलिटी, मोमेंटम या मल्टी फैक्टर. तो मे बी उसके रिलेटेड थोड़े हम इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. बट अगर संक्षेप में मैं बताऊं, नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं तो वी विल नॉट बी लॉन्चिंग टू मेनी प्रोडक्ट्स बिकॉज अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे दैट शुड एड मीनिंगफुल वैल्यू, मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन, एडवांटेज टू द इन्वेस्टर्स ओवरऑल पोर्टफोलियो. और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये शायद कुछ और प्रोडक्ट्स अगले 1-2 साल के अंदर लॉन्च करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं अगर लिसनर्स को बता दूं तो आज के डिस्कशन से ये जो मैं चीज़ सीख चुका हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर्स, हम लोग पहले भी बोलते हैं, कोई इन्वेस्टर अगर 2-2.5 साल में शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखना चाहता है तो उसके लिए इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड बने ही नहीं. और उनके लिए फिक्स डिपॉजिट्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी बनी है, वही उन्होंने जाना चाहिए. और कोई इन्वेस्टर अगर अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी और रूल के साथ में अगर जाना चाहता है तो एनजे एएमसी के जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ बराबर फिट इन होते हैं जहाँ आप रूल्स खेलने जाते हो. हम लोगों के इधर इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्रिकेट विदाउट रूल्स अगर देखोगे तो वो गली क्रिकेट हो जाएगा. तो अगर आपको ऐसा चाहते हो कि आपको इंटरनेशनल लेवल का मजा लेना है तो आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. बिल्कुल. यस, एब्सोल्युटली. सो यहाँ हम लोग ये चीज़ पॉडकास्ट एंड करते हैं. एंड आपको फिर से एक बार मैं निर्मय भाई आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी. एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया ये जो हमने चर्चा की, एकदम ओपन डिस्कशन किया अबाउट आवर फिलॉसफी, क्या बेनिफिट्स है इन्वेस्टर्स के लिए. एंड आई होप के आपके व्यूअर्स जो ये सुनेंगे उसमें से इंफॉर्मेशन को लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और राइट चीज़ आगे अपने प्रोसेस कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.